आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम अदब को लेकर हम हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के तहत किसी न किसी नए मौजू को लेकर हाजिर होते हैं, किसी न किसी अहम शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर जतिंदर परवाज़। आज हमने इस प्रोग्राम के लिए जिस मौजू को चुना है, जिसका इंतखाब किया है, वो है जनाब कृष्ण कुमार तूर की अदबी खिदमत। कृष्ण कुमार तूर हमारे उर्दू दुनिया का एक बड़ा नाम है और अच्छी बात ये है और हमारे लिए फ़ख्र की बात भी है कि इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए ख़ुद कृष्ण कुमार तूर, जो उर्दू दुनिया में के तूर के नाम से जाने जाते हैं, हमारे स्टूडियो में वो तशरीफ़ लाए हैं। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है, इस्तकबाल है। कृष्ण कुमार तूर साहब जो है एक रिसाला है उर्दू दुनिया का, बड़ा मशहूर रिसाला है, सरसब्ज़, उसके मुदीर हैं। पिछले 40 साल से वो किताब की शक्ल में, उस साइज़ में वो रिसाला निकलता है। पूरी दुनिया में, पूरी उर्दू दुनिया में पढ़ा जाता है बड़े चाव के साथ। कहा जाता है कि सरसब्ज़ में अगर आप छप जाते हो तो आप लाखों लोगों तक पहुंच जाते हो। तो हर शायर की कोशिश रहती है कि उस सरसब्ज़ में छपे। कृष्ण कुमार तूर जिनको जो हमारी भारतीय साहित्य अकादमी है, वहाँ से इनको अवार्ड हासिल हुआ है उर्दू के लिए। साहित्य अकादमी का अवार्ड इनको मिला है, गालिब अवार्ड मिला है। देश की जो मुख्तलिफ उर्दू अकादमी हैं अलग अलग सूबों की, वक्त वक्त पर उन्होंने भी अवार्ड दिए हैं। मेरे ख़्याल में 25-30 से ज़्यादा अवार्ड इनको अब तक हासिल हो चुके हैं। और इनकी अगर किताबों की अगर बात करें तो इतने शेरी मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं कि आप उनको पढ़ने बैठें तो आप थक जाएंगे कि इतना काम किया है इन्होंने। 2 दर्जन से ज़्यादा किताबें इनकी मंजर आम पर आ चुकी हैं, फिर भी लिखने का जो सिलसिला है वो बरकरार है। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानेंगे कि इनका जो अदबी सफ़र है वो किस तरह से चल रहा है, किस तरह से गुज़रा। इनकी हयात के बारे में भी जानेंगे, इनकी ज़िंदगी कैसे कट रही है, कैसे गुज़री। आइए बात करते हैं। तूर साहब, मैं जानना सबसे पहले ये चाहता हूँ आपसे कि आप बड़ा नाम है आपका, मैं खैर आपका प्रशंसकों में से हूँ। आपकी पैदाइश कहाँ हुई थी और आपका बचपन जो था वो किस माहौल में गुज़रा, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। मैं अर्ज़ करता चलूँ कि मेरी पैदाइश पाकिस्तान के मशहूर शहर लाहौर में हुई थी। जी, आप जानते ही हैं लाहौर के बारे में ये मुहावरा बड़ा मशहूर है कि जिसने लाहौर नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो मुतहदा हिंदुस्तान में लाहौर एक ऐसा शहर था जी, जिस पर मुझे फ़ख्र है कि मैं वहाँ पैदा हुआ। पाकिस्तान बनने के बाद हम लोग पाकिस्तान से हिजरत करके शिमला और उसके बाद अम्बाला आ गए और अम्बाला में ही मेरी शायरी का आगाज़ हुआ। अम्बाला उस दिन एक बड़े मर्दम खेज़, बल्कि मर्दम खेज़ शायरों का मकाम था, जिसमें राम किशन तमन्ना अम्बालवी, बिमल कृष्ण अश्क, मासूम, कंवल अम्बालवी, चांद अम्बालवी, ऐसे बहुत से नाम थे जो उस वक्त मशहूर थे और जिन्होंने मेरे तबा की पर्दाख्त की। मुझे खुशी है। जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपकी बात काट दी बीच में। मैं ये जानना चाह रहा था, ये मुश्तरका पंजाब की बात हो रही है, जब ये अम्बाला वगैरह सब पंजाब का ही हिस्सा था। और जब आप पाकिस्तान बना उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? मैं उस वक्त 8वीं जमात में पढ़ता था। अच्छा। हर हालत में नेचुरली के बजाय मतलब है इतनी होश तो नहीं थी कि मैं अदब की तरफ रुझान जो है वो पर्दाख्त कर सकता। जी। लेकिन जब मैं 10वीं में हुआ और 10वीं पास करने के बाद मेरी अम्बाला में रहाइश हुई, तो उस वक्त जैसे मैं अर्ज़ किया कि बहुत से शोरों के साथ मेरा राब्ता रहा और शायरी का आगाज़ अम्बाला से ही हुआ। अच्छा, तो आपने अपनी शायरी का आगाज़ अम्बाला से किया, तो मुझे जानना ये है आपसे कि जब आपने
लिखना शुरू किया, आपको कैसे पता चला कि आप नसर लिख सकते हैं या नज़म लिख सकते हैं, शायरी की तरफ आप चले गए? आपको लगा कैसे कि आप ये प्रोज की तरफ नहीं जाना चाहते? ऐसा आपको कैसे महसूस हुआ? दरअसल बात यह है कि अम्बाला में जैसे मैं अर्ज़ किया, उस वक्त बड़े शायरों की तादाद बहुत थी जी, और प्रोज लिखने वालों की शायद नील के बराबर, जिसे कहते हैं सिफर के बराबर थी। अच्छा। तो जाहिर है जब माहौल ऐसा हो कि जहाँ शायरी और शायर मौजूद हो, जी, तो उस आदमी का रुझान तबई तौर पर उस तरफ होना लाजिम है। जी, तो जाहिर है कि इस माहौल में जी, मेरी भी पर्दाख्त हुई, मुझे भी शौक़ हुआ, मुझे मेरी दिलचस्पी भी बढ़ी और मैंने शेर कहना शुरू कर दिए। तो जब आपने शेर कहना शुरू कर दिए तो आपको लगा कि किसी को दिखाने चाहिए, आपने किसी को उस्ताद बनाया या खुद साख्ता ही आप शेर कहते रहे, और ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ा? नहीं, वो उस वक्त ऐसा माहौल नहीं था अच्छा, कि आदमी उस्ताद मानता, क्योंकि वो सब पाकिस्तान नया नया बना था। अच्छा, और जो नए उस्ताद शायर थे वो पाकिस्तान को हिजरत कर गए थे अम्बाला से। जी, 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 तो ये जो लोग जिनका जिक्र मैंने किया है, जिनका नाम मैंने लिया, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे। इसलिए यार, और एक मैं बड़े लतीफ़े के तौर पर मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ जी, जी, कि उस ज़माने में भक्ति रस का रवाज बहुत था। अच्छा, लोग जो थे एक जमघटे में, एक इकट्ठ में बैठकर जी, भजन गाते थे, जी, और मुझे भी उसकी लत पड़ गई। अच्छा, मैंने भी कई भजन लिखे, बल्कि भजनों की एक किताब लिखी। क्या बात है। अच्छा, जो फिल्मी गाने थे उनके ऊपर वो आधारित थी, उन पर मुनहसर थी। अच्छा, अच्छा, तो शायरी का आगाज़ जैसे मैं अर्ज़ किया हो चुका था, और ये भजन लिखना इन्होंने शायरी पर एक महमेज़ का काम किया, जिससे मेरी शायरी को जिला मिली और उसके हुस्न में निखार आया। अच्छा, जब आपको लगा कि आप भजन लिखना चाहिए, आपको जब लिख सकते हैं, आपने भजनों की किताब लिखी, भजन ज़ाहिर है लोगों ने गाए भी होंगे, फिर आप गज़ल की तरफ आ गए और गज़ल में इतना रम गए कि इतने शेरी मजमूए और गज़ल की एक लंबी चौड़ी जो तारीख़ है उसमें आपने इजाफ़ा भी किया। बड़ा नाम आपका इस वक्त है पूरी उर्दू दुनिया में। अब तक आपकी कितनी किताबें आ चुकी हैं, और आपकी जो पहली किताब थी वो कौन सी थी? आपको याद हो नाम तो बताइएगा। आपने मेरी इतनी तारीफ़ की है किताबों के हवाले से, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे मजमुओं की तादाद कोई 25 के लगभग है। क्या बात है, वाह वाह वाह। मेरा आखिरी मजमुआ बकिया नकिया जी, इसी साल तबाह हुआ है। अच्छा, पहली किताब पहली किताब का नाम था शेर शगुफ्त। अच्छा, अब जाहिर है कि इतनी किताबों में मुझे सन तो याद नहीं है, लेकिन बहरहाल पहली किताब का नाम शेर शगुफ्त है और आखिरी किताब का, अब तक की आखिरी किताब का नाम बकिया नकिया है। तो हम उम्मीद करेंगे अब ये सिलसिला चलेगा आगे। जाहिर है जब तक मैं ज़िंदा हूँ शायरी मुझसे छूट नहीं सकते, ना मैं शायरी को छोड़ सकता हूँ। क्या कहना है। तो मैं तूर साहब ये जानना चाहता हूँ, जब आपने शायरी का आगाज़ किया, आपने बताया कि अम्बाला में थे आप उन दिनों में, तो जो तब से लेकर अब तक अगर एक सिलसिला देखा जाए तो आप किन लोगों से मुतासिर रहे हैं? आप क्लासिकल शायरों को भी ले लीजिए कि जिनको आपने पढ़ा हो, तो आप मुतासिर किन शायरों से रहे अब तक, जिनको पढ़ के आपको लगा कि यार ये पढ़ के मैंने सही किया, इसको पढ़ना ज़रूरी था? इस सिलसिले में मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि जिस आदमी को शायरी का शौक़ है और जो आदमी शायरी सीखना चाहता है जी, उसको दाग देलवी का कलाम पढ़ना ज़रूरी है। अच्छा, दाग ने जो ज़बान बरती है, दाग ने जो मुहावरे इस्तेमाल किए हैं, उससे नई शायरी को जिला मिली है जी, नए शायरों को कहने का हौसला मिला है। मैंने दाग को बहुत गहरे तौर पर पढ़ा जी, बहुत दिल लगा कर पढ़ा, जी, और उसके बाद जैसे मैं अर्ज़ किया कि अम्बाला के बाद मैं दिल्ली चला गया। जी, हमारे एक दोस्त थे ज़फ़र अदीब साहब, जी, वो वहाँ से एक रिसाला निकालते थे माहौल। अच्छा जी, तो माहौल में मैंने नौकरी की बतौर सब एडिटर। और अगर आपको शायद इल्म ना हो कि उसी ज़माने में
उस्तादी और शागिर्दी का जो चलन है, उस हवाले से मैंने अपना कलाम ज़फ़र अदीब के सहारे जी जनाब एहसान दानिश साहब को दिखाना शुरू किया। जी 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 वो उन दिनों लाहौर में हाँ। मौजूद थे। ख़त किताबत के ज़रिए मैं उन्हें गज़लें इरसाल कर देता था जी और वो उसकी दुरुस्ती करके मुझे वापस भिजवा दिया करते थे। मेरी खुशकिस्मती है जी कि पाकिस्तान बनने के बाद एक बार मेरा लाहौर जाना हुआ और मैं उनकी कदम बोसी का शरफ हासिल कर क्या सका। बात है, क्या बात। एहसान दानिश हमारे उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा नाम है। जी। बतौर उस्ताद शायर के तौर पर उन्हें जाना जाता है। रूज़ के बड़े माहिर थे, बहुत बड़ा नाम है और उनके शागिर्दों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। एक कुनबा, अगर दाग दलेबी का आपने जिक्र किया है, उसके बाद जो बड़ा कुनबा हमारे दौर में हुआ तो इन्हीं का हुआ माना जाता है। जी। तो आपने शायरी की और उसके साथ साथ आपने अरूज़ पर भी बड़ी महारत हासिल की। वो महारत इतनी हासिल कर ली कि आप एक उस्ताद शायर के तौर पर भी जाने जाते हैं। अरूज़ के मामले में कहा जाता है कि कृष्ण कुमार तूर जिस शेर के लिए कह दे वो सनद है, वो सर्टिफिकेट है, वो शायर के लिए जिसको लिखते हैं आपकी ये तू शायर है तो वो शायर है। अगर तूर साहब किसी को कह दें कि ये शायर नहीं है तो कोई वो उसे शायर साबित नहीं किया कर सकता। तो जो अरूज़ की बात जब होती है तो ये कितनी ज़रूरी चीज़ है, ग्रामर, बहर, वजन एक शायर के लिए? देखिए, तुकबंदी के लिए तो कुछ भी ज़रूरी नहीं, फ्री वर्स के लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि फ्री वर्स नज़म में तो इस्तेमाल हो सकती है लेकिन गज़ल में नहीं। गज़ल एक ख़ास पाबंद शेर का नाम है, आप समझते ही हैं, जानते ही हैं, जिसमें रदीफ़ और काफ़िया लाजमी है। जी। रदीफ़ काफ़िया होगा तो बहर भी लाजमी होगी। जी जी। और जो आदमी बहर में नहीं डूब सकता वो शेर नहीं कह सकता। जी। मेरा यह ख्याल है कि नई पौध को भी जी। जो कि हाँ, मैं आपसे ये अर्ज़ करता चलूँ कि आज का सोशल मीडिया ने बहुत से शायर पैदा कर दिए हैं। जी। ये अल्लाह का कहर है, ये अल्लाह का करम है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन सोशल मीडिया ने बहुत सारे शायर पैदा कर दिए हैं। सोशल मीडिया में शायर की दिलचस्पी या मकबूलियत का एक ही वजह होती है कि उसके चंद यार लोग दिलचस्पी या उसकी मोहब्बत के हवाले से यस कर देते हैं और वो आदमी अपने आप को शायर समझना शुरू करता है, बल्कि शायर ही नहीं, शायर आज़म समझना शुरू कर देता है। वाह, क्या बात है यार। तो ये लाजमी है कि आदमी बहर में शायरी करे जी, रदीफ़ काफ़िया का ध्यान रखे जी, और इन चीज़ों की पूरी तरह और पूरे हुक्म के साथ जी जी अपना शेर कहे जी, तभी लाजमी है, क्योंकि जब तक शेर में रवानी नहीं होगी जी तब तक शेर दूसरे पर असरअंदाज नहीं हो सकता जी। अच्छा तूर साहब, एक बात यह है कि आप के जो हमअसर शायर थे, शोरा थे, वो अलग तरह की शायरी कर रहे थे। अगर मैं नज़र डालता हूँ, पढ़ता हूँ सब लोगों को, आपकी शायरी जो जदीद शायरी है, आपकी शायरी लगता है कि आज के वक्त की शायरी है। तो आप रवायती शायरी छोड़कर जदीद की तरफ कब आए, ये कैसे मुमकिन हुआ? हजूर, ये एक लामतनाही सिलसिला है। मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जब मैंने क्लासिकल शायरी शुरू की तो उसके बाद मेरा ताल्लुक़ नई शायरी या जदीद शायरी के एक मशहूर शायर बिमल कृष्ण अश्क से हुआ। अच्छा। उन्होंने मेरी गज़लें पढ़ी और मुझे कहने लगे, तूर तुम नए शेर नहीं कह सकते। क्या बात है। अच्छा। मैंने उनका कहा जो है बतौर चैलेंज कबूल किया और नई शायरी की तरफ रवा दवा हुआ जी। नई शायरी के से पहले तरक्की पसंद शायरी भी बहुत मशहूर थी। बेशक। मतलब अगर अदवार के तौर पर देखा जाए तो क्लासिकल पोइट्री जी, तरक्की पसंद पोइट्री जी, जदीद शायरी जी। और मैं आपसे परवाज़ साहब अर्ज़ करता चलूँ कि जो जदीद शायरी या नई शायरी का जो पहला शेर मैंने किया जी, कहा जी, वो कुछ ऐसा था कि एक सांवली नार से मिलने जब भी कभी मैं गया था। वाह। एक सांवली नार से मिलने जब भी कभी मैं गया था, मुझसे
मेरे अंदर का लड़का हाँ। कितनी तेज चला था। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो आप वाह, अंदाज़ा वाह, कर सकते हैं वाह, वाह, कि वाह। जब नई शायरी का आगाज़ हुआ हाँ। और ये शेर मैंने कहा तो उसका इख्तिताम कहाँ होना था और कहाँ होना चाहिए, वाह। वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। बेशक आपने बड़ा अच्छा शेर पढ़ा। ये मुझे नासिर काज़मी और दूसरे लोगों की याद आ जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो नई तरकीब जो थी शायरी की, सबके बस का काम नहीं है। वही घिसी पिटी रवायतें, वही तशबीहात और काफ़ी अरदीफ रख के बात कहने का सिलसिला तो आम रहता है शायरों में। लेकिन एक चीज़ जिसे कहते हैं असलूब, शायर का अपना रंग, वो कैसे डेवलप होता है? परवाज़ साहब, बात यह है कि असलूब एक कोई रवा दवा चीज़ नहीं है कि जिसे आप उठा लें। जी। असलूब तब पैदा होता है जब आप 100, 50, 200 गज़लें कहें। अच्छा। एक ढंग हो जाता है, एक रंग हो जाता है, उससे असलूब पैदा होता है। जैसे मैंने अर्ज़ किया जी। कि दाग को पढ़िए, दाग का एक ख़ास असलूब है। जी। गालिब पढ़ेंगे तो गालिब का एक अलग ख़ास है। असलूब है। मीर पढ़िएगा तो मीर का एक ख़ास असलूब है। ये शायर जो हैं अपने अपने असलूब के माहिर हैं। मैंने भी कोशिश की है कि सब शायरों से जुदा गाना, जी। एक बात कही जाए और एक ढंग से कही जाए और एक ज़बान में कही जाए, और ज़बान में जो ख़ास तौर पर जी। मुहावरा है जी। उसको इस्तेमाल किया जाए। तो उर्दू में मुहावरे के बगैर ज़िंदगी जो है अधूरी है, और शायरी तो बिल्कुल ही बेकार है अगर उसमें उर्दू मुहावरा का इस्तेमाल नहीं हुआ था। हाँ, ये खूबसूरती बढ़ाने के लिए है जी, शायरी जी, की। जी, तो जी। मैं ये चाहता ये हूँ कि हमारे जो नाजरीन हैं उनको पता चले कि कृष्ण कुमार तूर साहब किस तरह की शायरी करते हैं। हालांकि पढ़ने लिखने वाले लोग सब आपको जानते हैं, जो आम लोग हैं, मैं चाहता हूँ उन तक भी बात पहुँचे, हमारे नाजरीन तक। आपका जो एक रंग है, आप बात करने का जो ढंग है, वो जो आपका अपना एक असलूब है, जिसको पढ़ के लगता है ये शेर जो है कृष्ण कुमार तूर साहब का है, मैं चाहता हूँ हमारे नाजरीन तक वो भी पहुँचे। जी, इरशाद। पहली गज़ल का जी, इरशाद मतलब अर्ज़ करता हूँ कि दिलों से दर्द के रिश्ते बहुत हैं। दिलों से दर्द के रिश्ते, दिलों से दर्द के रिश्ते बहुत हैं कि हम सोए तो कम जागे बहुत। क्या बात है, वाह 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 वाह। दिलों से दर्द के रिश्ते बहुत हैं कि हम सोए तो कम जागे बहुत हैं। क्या कहने। और शेर देखिएगा कि आप अलग करके जो देखें खुद को सबसे, अलग करके जो देखें खुद को सबसे, पराए कम यहाँ अपने बहुत। अच्छा है, अच्छा तूर साहब, अच्छा है, अच्छा। अलग करके जो देखें खुद को सबसे, पराए कम यहाँ अपने बहुत हैं, और तुम्हें चाहा है बस इतना ही सच है। अच्छा है। तुम्हें चाहा है बस इतना ही सच है, मगर इस बात के चर्चे बहुत हैं। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। तुम्हें चाहा है अच्छा, वाह वाह। बस इतना ही सच है, मगर इस बात के चर्चे बहुत हैं। और अजब ये जश्न वीरानी है लोगों, अजब ये जश्न वीरानी है लोगों, परिंदे मेरे घर रुकते बहुत हैं। वाह 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 वाह। अजब ये, वाह, शुक्रिया, क्या अजब ये जश्न वीरानी है लोगों, क्या प्यारा शेर है। परिंदे मेरे घर रुकते बहुत हैं। और ये शेर आप ज़रूर पसंद फरमाएंगे जी, कि ना मिलना हो तो मुश्किल हर कदम पर। अच्छा है, ना मिलना हो तो मुश्किल हर कदम पर, अगर चाहो तो फिर रास्ते बहुत हैं। अच्छा है, अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह। ना मिलना हो वाह वाह वाह। तो मुश्किल हर कदम पर, अगर चाहो तो फिर रास्ते बहुत हैं। और यही दस्तूर दुनिया है यहाँ पर। ये एक आफाकी शेर है कि यही दस्तूर दुनिया है यहाँ पर, वही रोते हैं जो हंसते बहुत। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा। यही दस्तूर दुनिया है यहाँ पर, अच्छा, वही रोते हैं वाह वाह वाह, जो हंसते बहुत हैं। और मक्ता अर्ज़ करता हूँ कि इसी एक बात पर हूँ तूर जिंदा, वाह, इसी एक बात पर हूँ तूर जिंदा, मेरे अंदर के दरवाजे बहुत हैं। क्या बात है, वाह वाह। इसी एक बात पर हूँ तूर जिंदा, क्या बात है, वाह। मेरे
अंदर के दरवाजे बहुत हैं। क्या कहने तूर साहब। इजाज़त हो तो दूसरी गज़ल एक अर्ज गज़ल, हाँ, करूं। एक गज़ल आप और पढ़िएगा। जी जी मतलब कुछ यूं है जी। कि ये एक करिश्मा है, अच्छा है। लेकिन ज़रा दिखाऊं उसे। ये एक करिश्मा है, लेकिन जरा ज़रा दिखाऊं उसे। वो मुझको भूल चुका हो तो याद आऊं उसे। वाह 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 वाह। ये एक करिश्मा है, लेकिन ज़रा दिखाऊं उसे। वो मुझको भूल चुका हो तो याद आऊं उसे। आहा, और ज़माना देखे किसी दिन एक ऐसी अनहोनी। वाह। ज़माना देखे किसी दिन एक ऐसी अनहोनी, वो याद रखे मुझे और मैं भूल जाऊं बहुत उसे। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ज़माना देखे किसी दिन वाह वाह वाह। एक ऐसी अनहोनी, वो याद रखे मुझे और मैं भूल जाऊं उसे। वाह। और इस अपनी आँख से टपका हुआ एक आंसू हूँ। क्या बात है। इस अपनी आँख से टपका हुआ एक आंसू हूँ, जो याद आना भी चाहूँ न तो याद आऊं उसे। जो याद आना भी चाहूँ न याद आऊं उसे। मैं चाह रहा हूँ ये आप कुछ किताबें अपने साथ लाए हैं, हमारे नाजरीन को दिखा दीजिए। ये किताब कौन कौन सी है आपकी और इसमें क्या क्या है? ये मैं अर्ज करूँ, स्क्रीन पे दिखा दीजिए। बकिया नकिया जिसे मैंने अर्ज किया था, थोड़ा ऊपर करिए और देखिए। हाँ, ये किताब आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। बकिया नकिया ये मेरी लेटेस्ट किताब है। लेटेस्ट किताब है। अच्छा, मैं अर्ज शायद पहले कर चुका हूँ कि मैंने गज़लें ही कही हैं। आपने गज़लें कही? हाँ बिल्कुल, सिर्फ गज़लें। और दूसरी किताबें दिखा दीजिए आपकी कौन कौन सी हैं ये किताबें? ये एक गुले सरसबद है। अच्छा। ये मुझ पर एक मतलब दस्तावेज़ है। अच्छा। इसमें मतलब मुल्क के तमाम हाँ। मशहूर शायरों, अदीबों, अच्छा, नसर निगारों ने मेरे हवाले से लिखा है। आपकी शायरी पर, मेरी शायरी पर, मेरी ज़ात पर, जी जी, और मेरे कलाम पर। जी जी। ये दूसरी किताब भी दिखा दीजिए। ये एक और गज़ल की किताब है, दीद मुदीद। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें भी गज़लें। अच्छा, इसमें भी गज़ल जी जी। और ये एक और गज़ल की किताब है, सुखन यकदस्त। अच्छा। ये मैं आपसे अर्ज करता चलूँ कि सुखन यकदस्त पर अभी अभी मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी ने अच्छा वहशत कलकत्तवी अवार्ड मुझे इस किताब पे आपको अवार्ड मिला। बहुत बहुत मुबारकबाद इसके लिए। बड़ी मेहरबानी, बहुत बड़ी बात है। और तू साहब, आपकी 2 दर्जन किताबें हैं और फिर आप एक सरसब्ज का नाम का मैगजीन में निकालते हैं। चंद लफ्जों में बताइएगा कि वो मैगजीन कब आपने शुरू किया, कब तक से आप उसको पब्लिश कर रहे हैं? मैंने अर्ज किया था जैसे कि 40-45 साल हुए शुरू किया था, और अभी तक खुदा के फजल से और यारों दोस्तों की मेहरबानी से निकल रहा है। अब यह है कि पहले छमाही निकलता था, अब 6 माही उसको कर दिया गया है, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत बड़ी बात है, आप इस उम्र में भी मैगजीन भी चला रहे हैं और लिख भी रहे हैं। बहुत सी बातें हैं जो आपसे करनी थी, लेकिन एक महदूद समय होता है, वक्त होता है हमारा। ज़ाहिर वक्त आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाई, इतनी अच्छी आपने गुफ्तगू की, अपने बारे में जो आपने बताया हमारे नाज़रीन तक पहुंचा, हमारी मालूमात में इजाफा हुआ, इसके लिए आपको बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आइंदा फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।